नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग एक नए विषय के साथ आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में। दोस्तों, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत उसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि प्लेटो अपने शिक्षा सिद्धांत के आधार पर ही आदर्श राज्य के 3 वर्गों का निर्माण करता है। 3 वर्ग यानी उत्पादक वर्ग यानी प्रोड्यूसर क्लास, सैनिक वर्ग यानी मिलिट्री क्लास या वॉरियर क्लास, और शासक वर्ग यानी रूलिंग क्लास। तो शिक्षा सिद्धांत के आधार पर ही आदर्श राज्य के 3 वर्गों का निर्माण करता है तथा दार्शनिक राजा की खोज करता है। प्लेटो शिक्षा सिद्धांत को अपने आदर्श राज्य का आधार स्तंभ बनाता है। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि प्लेटो के चिंतन का मुख्य उद्देश्य एक आदर्श राज्य की स्थापना करना था, और आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए वो अपने न्याय सिद्धांत को आदर्श राज्य की आधारशिला यानी कॉर्नर स्टोन और शिक्षा और साम्यवाद को आधार स्तंभ के रूप में प्रयोग करता है। तो प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्लेटो कहता है कि शिक्षा ही वह साधन है, वह माध्यम जिसके माध्यम से हम समाज से सामाजिक बुराइयों को या सभी प्रकार की बुराइयों को समूल नष्ट कर सकते हैं। उस शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति का चारित्रिक विकास, व्यक्ति का नैतिक विकास और व्यक्ति के गुणों का विकास कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा समाज की एक अनिवार्य आवश्यकता होती है। प्लेटो कहता है कि सामाजिक शिक्षा सामाजिक न्याय का साधन होती है। इट मीन्स सोशल एजुकेशन इज अ मीन्स ऑफ सोशल जस्टिस। प्लेटो ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ रिपब्लिक में लगभग आधे से अधिक भाग में रिपब्लिक के आधे से अधिक भाग में शिक्षा के संबंध में बहुत सारी बातें बताई हैं, या पूरा शिक्षा पर ही केंद्रित है। इसीलिए रूसो ने प्लेटो के रिपब्लिक को कोट करते हुए कहा है कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किसने कहा है कि प्लेटो की रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो रूसो कहता है कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। दोस्तों, जब प्लेटो अपने शिक्षा सिद्धांत की बात करता है या शिक्षा सिद्धांत की व्याख्या करता है या उसकी विवेचना करता है, तो सबसे पहले प्लेटो अपने यूनान में तत्कालीन समय पिछली शिक्षा व्यवस्थाओं की व्याख्या करता, उनका अध्ययन करता है। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्लेटो कालीन समय में या प्लेटो कालीन यूनान में सारा यूनान छोटे छोटे नगर राज्यों में बटा हुआ था। उसमें एथेंस और स्पार्टा 2 महान नगर राज्य थे। उन दोनों के बीच में एक 30 वर्षीय युद्ध हुआ, जिसे हम पेलोपोनेशिया युद्ध कहते हैं, और उस युद्ध में स्पार्टा की जीत हुई थी, एथेंस की हार हुई थी। तो अगर हम उस एथेंस की हार के कारण को खोजें तो कहीं ना कहीं उसकी शिक्षा व्यवस्था भी थी। तो प्लेटो के समय में 2 शिक्षा व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण थी। पहली एथेंस शिक्षा व्यवस्था और दूसरी स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था। दोस्तों, यहां पर एक महत्वपूर्ण अंतर है। एथेंस की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से पारिवारिक जिम्मेदारी की व्यवस्था थी, यानी एथेंस में शिक्षा देना ना देना ये परिवार का निजी दायित्व तो समझा जाता था। उसमें राज्य किसी प्रकार से हस्तक्षेप या उसमें इंटरफेयर नहीं करता था। और एथेंस की शिक्षा व्यवस्था 3 भागों में बटी हुई थी: प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। वहीं दूसरी ओर यदि हम स्पार्टा की बात करते हैं तो स्पार्टा की सारी शिक्षा व्यवस्था राज्य के अधीन थी। 7 वर्ष की अवस्था में बच्चों को राज्य के सुपुर्द कर दिया जाता था, और राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप, अपनी जरूरतों के अनुरूप या समस्याओं के अनुरूप बच्चों को शिक्षित करता था। वो चाहे सैनिक शिक्षा हो, चाहे कला की शिक्षा हो, चाहे विज्ञान की शिक्षा हो, ये राज्य की जिम्मेदारी थी कि बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए। उसमें परिवार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता था। तो यहाँ पर हम देखें तो प्लेटो अपनी शिक्षा योजना का निर्माण दोनों शिक्षा योजना के आधार पर करता है। यानी सबसे पहले प्लेटो एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा योजना का अध्ययन करता है, उसके बाद वह अपनी शिक्षा योजना की व्याख्या करता है। तो आइए समझते हैं प्लेटो ने किस प्रकार शिक्षा योजना की बात की है। प्लेटो की शिक्षा योजना की जो विशेषता है या प्लेटो की जो शिक्षा योजना है उसका आधार क्या है, किस प्रकार की शिक्षा योजना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लेटो की जो शिक्षा योजना है वो 2 स्तरीय है। इसको समझिएगा, प्लेटो की संपूर्ण शिक्षा योजना 2 स्तरीय है।
पहली प्राथमिक यानी एलिमेंट्री एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन, और दूसरी उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन। तो अगर हम सामान्य रूप से इसकी बात करें तो आप देखेंगे कि प्लेटो अपनी प्राथमिक शिक्षा को भी 3 भागों में बांटता है, यानी प्लेटो अपनी प्राथमिक शिक्षा को भी 3 भागों में बांटता है। जन्म से 6 वर्ष तक, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक, 18 से 20 वर्ष तक, उसके बाद फिर उच्च शिक्षा आरंभ होती है। तो प्लेटो की जो शिक्षा है या प्लेटो की जो शिक्षा योजना है वो जन्म से आरंभ हो जाती है। यहाँ प्लेटो स्पष्ट करता है कि प्राथमिक शिक्षा में जन्म से 6 वर्ष तक बच्चों को नैतिक शिक्षा की, नैतिकता की और धार्मिक कहानियों को सुनाया जाना चाहिए। यानी प्लेटो जन्म से 6 वर्ष की शिक्षा में कहता है कि बालक को नैतिक एवं धार्मिक कहानियां सुनाया जाना चाहिए ताकि उनका चारित्रिक निर्माण हो सके। तो प्लेटो एक तरह से देखा जाए तो मॉरल और जो रिलीजियस स्टोरीज हैं उनके माध्यम से कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करता है, चित्र निर्माण की बात करता है, जो कि जन्म से 6 वर्ष की बात करता है। कहता है इसमें बच्चों शैशव अवस्था होती है और शैशव अवस्था में बच्चों का चरित्र निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो उनको किसी प्रकार का अन्य ध्यान नहीं देना, केवल उनका पोषण का ध्यान रखना है, अच्छा उनको खान पान मिले और नैतिक शिक्षा कहानियां, धार्मिक कहानियों के आधार पर उनके चरित्र निर्माण का प्रयास किया जाना चाहिए। दूसरा यदि बात करें 6 से जो 18 वर्ष की जो दूसरा स्तर है या जो सेकंड स्टेज है एलिमेंट्री एजुकेशन का, उसमें संगीत और व्यायाम पर बल देता है। यानी कुल मिलाकर कहता है कि वो म्यूजिक और जिम्नास्टिक द्वारा कहता है कि मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जा सकता है। वो कहता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है या स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो अगर शरीर स्वस्थ होगा उसके लिए व्यायाम करना पड़ेगा। इसीलिए प्लेटो प्राथमिक शिक्षा के द्वितीय चरण में, जो कि 6 से 18 वर्ष की शिक्षा होती है, उसमें संगीत और व्यायाम की शिक्षा पर बल देता है ताकि बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास किया जा सके। जो प्राथमिक शिक्षा का जो तीसरा चरण है, जो कि 18 से 20 वर्ष का है, उसमें प्लेटो मिलिट्री ट्रेनिंग की बात करता है, सैनिक प्रशिक्षण की बात करता है। क्यों? क्योंकि उसने सीखा था। हमने इससे पहले बताया कि प्लेटो अपनी शिक्षा योजना को प्रस्तुत करने से पूर्व एथेंस और स्पार्टा शिक्षा योजना को देखता है, समझता है और उन दोनों का एक मिश्रित रूप तैयार करता है। तो 18 से 20 वर्ष का जो आयु होगा उसमें प्लेटो कहता है कि सभी बच्चों को, वो लड़की हो या लड़का हो, मेल हो फीमेल हो, सभी को समान रूप से सैनिक शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि सैनिक शिक्षा अनिवार्य है राज्य की सुरक्षा के लिए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सैनिक होना चाहिए, सैनिक का प्रशिक्षण होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो प्लेटो की प्राथमिक शिक्षा है वो जन्म से आरंभ होती है और 20 वर्ष तक चलती है। अब 20 वर्ष के उपरांत एक परीक्षा आयोजित होती है, प्लेटो कहता है। यानी 20 वर्ष के बाद, 20 वर्ष की शिक्षा लेने के बाद में एक परीक्षा आयोजित होगी और जो लोग परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वही आगे की शिक्षा ग्रहण करेंगे, वही उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे। बाकी सारे लोग क्या करेंगे? बाकी से सारे लोग आर्टिसन क्लास बनेंगे, कारीगर वर्ग बनेंगे या उत्पादक वर्ग बनेंगे जो राज्य के लिए उत्पादन करेंगे। तो आप देखिए, हमने आपको बताया था कि प्लेटो अपनी शिक्षा योजना के माध्यम से ही आदर्श राज्य के 3 वर्गों का निर्माण करता है। तो सबसे पहले वो उत्पादक वर्ग का निर्माण करता है अपनी शिक्षा योजना के माध्यम से। कहता है कि जो व्यक्ति 20 वर्ष के उपरांत परीक्षा में असफल होंगे, फेल होंगे, अनुत्तीर्ण होंगे, वो उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे। बाकी जो पास हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे, वो हायर एजुकेशन के आगे बढ़ेंगे, वो प्रमोट किए जाएंगे। तो अब उच्च शिक्षा की बात तो करता है। प्लेटो अपनी उच्च शिक्षा को भी 2 भागों में बांटता है। प्लेटो अपने हायर एजुकेशन को भी 2 भागों में बांटता है। पहला 20 से 30 वर्ष और दूसरा 30 से 35 वर्ष। प्लेटो अपनी उच्च शिक्षा के प्रथम सोपान में या फर्स्ट स्टेज में वो कहता है कि 20 से 30 वर्ष की आयु में विज्ञान, तर्क, ज्योतिष एवं गणित शिक्षा सभी को दी जाएगी। यानी साइंस, लॉजिक, एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स ये अनिवार्य विषय होंगे। वो कहता है कि ये ऐसी आयु वर्ग होती है जिसमें सभी को इस बात की जानकारी हो सके
कि किस प्रकार सत्यान्वेषण करना है, सत्य असत्य की पहचान कैसे करनी है, सत्य असत्य की खोज कैसे करनी है, उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को साइंस, लॉजिक, एस्ट्रोलॉजी और गणित की शिक्षा दिया जाना आवश्यक है। अब 20 से 30 वर्ष शिक्षा योजना के बाद में फिर 30 वर्ष पर एक परीक्षा होती है, और जो व्यक्ति इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं वही आगे शिक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। शेष जो व्यक्ति होते हैं यहाँ पर सैनिक वर्ग का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर उत्पादक वर्ग का निर्माण हुआ, उसके बाद यहाँ पर फिर आप देखते हैं सैनिक वर्ग का निर्माण हुआ। यानी शिक्षा के माध्यम से उसने 2 वर्गों का निर्माण किया, और जो यहाँ पर उत्तीर्ण हो जाते हैं वो फिर आगे की शिक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं, जो कि 30 से 35 वर्ष तक की उनको प्राप्त की जानी है, उनको दी जानी है। और शेष यहाँ पर सैनिक वर्ग का निर्माण करते हैं, और जो बचे हुए लोग होते हैं, जो जिनकी क्षमता अधिक होती है, वो तमाम सारे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त होते हैं। जो उच्च शिक्षा का जो दूसरा सोपान है, जो कि 30 से 35 वर्ष का है, उसमें प्लेटो कहता है कि द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से, डायलेक्टिकल मेथड के माध्यम से दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। यानी फिलॉसफी की शिक्षा यहाँ दी जाएगी, ताकि विद्यार्थियों को, व्यक्तियों को वास्तविक ज्ञान हो सके। देखिए, दर्शन शास्त्र पर प्लेटो बहुत बल देता है, वो फिलॉसफी पर बहुत ज्यादा बल देता है। कहता दर्शन शास्त्र ही है जो व्यक्ति को शुभ अशुभ के विचार से अवगत कराता है, सत्य असत्य के मार्ग से अवगत कराता है, सत्य क्या है, शिव क्या है, इससे अवगत कराता है। इसलिए दर्शन शास्त्र शिक्षा देता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज यहाँ पर आवश्यक है, ये जो शिक्षा योजना है वो द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से देने की बात करता हो। यानी वार्तालाप, वाद विवाद, तर्क वितर्क, किसके आधार पर शिक्षा देने की बात करता है। तो आप देखेंगे जो उच्च शिक्षा है ये भी 2 भागों में बटी हुई है, 30 से 35 वर्ष शिक्षा, जो कि यहाँ पर शिक्षा पूर्ण होती है। लेकिन यहीं पर शिक्षा पूर्ण नहीं होती है। आप देखेंगे जब 30 से 35 वर्ष शिक्षा पूर्ण होती है, उस शिक्षा को पूरा करने के बाद में वो कहता है कि 35 वर्ष शिक्षा प्राप्त होने के बाद में जो शिक्षा प्राप्त कर लेंगे वो उच्च सैनिक एवं प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाएगा। यानी जो व्यक्ति 35 वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त कर लेंगे वो व्यक्ति उच्च सैनिक वर्ग या प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किए जाएंगे, जहां पर वे सांसारिक ज्ञान सीखेंगे, व्यवहारिक ज्ञान सीखेंगे, और 30 से 50 वर्ष तक सभी चुनौतियों को देखते हुए, सभी चुनौतियों से लड़ते हुए अगर वो सफल होते हैं तो 50 वर्ष की आयु के बाद या 50 वर्ष के उपरांत वो दार्शनिक राजा बनने के योग्य होंगे। यहाँ पर एक चीज समझने की आवश्यकता, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। प्लेटो कहता है कि जो 30 से 35 वर्ष की दर्शन शास्त्र की शिक्षा लेंगे, यानी 30 से 35 वर्ष की आयु में दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी शिक्षा लेंगे, और उस शिक्षा लेने के बाद में उन्हीं लोगों में से जो शिक्षा में सफल होंगे, जो अपनी एक उत्कृष्ट क्षमता का प्रदर्शन करेंगे, उन्हीं को उच्च सैनिक पदों पर या प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाएगा, जहां पर वे विभिन्न प्रकार के कार्य करेंगे, विभिन्न प्रकार के कार्य करते हुए विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करेंगे। और यदि वो 50 वर्ष तक आयु में या 35 से 50 वर्ष तक लगातार 15 वर्ष तक अगर सभी चुनौतियों में सफल होते हैं, सभी व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, सभी समस्याओं को समझने में, उनको दूर करने में सफल हो जाते हैं, तो 50 वर्ष की आयु के बाद उनमें से वो व्यक्ति जो बेहतर या उत्कृष्ट क्षमता का प्रदर्शन करेंगे वो दार्शनिक राजा बनने योग्य होंगे। यानी हमने बताया था कि प्लेटो अपनी शिक्षा योजना के माध्यम से ही दार्शनिक राजा की भी खोज करता है, दार्शनिक राजा का भी निर्माण करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर तीसरे वर्ग का निर्माण होता है, जिसको हम कहते हैं शासक वर्ग। तो इससे पहले 2 वर्गों का निर्माण हुआ, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। इस प्रकार से प्लेटो आदर्श राज्य का निर्माण करता है, कहता है इन्हीं 3 वर्गों से आदर्श राज्य का निर्माण होता है। ये हम पढ़ेंगे जब आदर्श राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार देखेंगे प्लेटो की शिक्षा योजना है अत्यंत लंबी और व्यापक शिक्षा योजना है। अगर उसकी शिक्षा योजना की हम विशेषताओं की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो सबसे पहले आप देखेंगे प्लेटो की शिक्षा योजना है वो राज्य द्वारा नियंत्रित है, यानी राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा की बात करता हो। प्लेटो स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा की बात करता है, किसी प्रकार कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता, किसी भेदभाव की बात नहीं करता, विभेद की बात नहीं करता कि महिलाओं को शिक्षा नहीं दिया जाना है, पुरुषों को शिक्षा दी जाएगी। दूसरा 2 स्तरीय शिक्षा की बात करता है, यानी प्राथमिक शिक्षा की बात करता है,
प्राथमिक शिक्षा की बात करता है और उच्च शिक्षा की बात करता है, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है और हायर एजुकेशन की बात करता है। प्लेटो मानसिक विकास पर अधिक बल देता है। प्लेटो की जो पूरी शिक्षा योजना है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे मेंटल डेवलपमेंट पर या चारित्रिक विकास पर अधिक बल देती है। और जो पांचवी विशेषता है वो प्लेटो की शिक्षा योजना दीर्घकालिक है, लॉन्ग टर्म एजुकेशन स्कीम है या प्लान है, जो जन्म से शुरू होकर के 50 वर्ष तक, जन्म से शुरू होकर के 50 वर्ष तक की आयु तक के लिए वो शिक्षा देने की बात करता है। अत्यंत लंबी शिक्षा व्यवस्था है, व्यवहारिक भी कह सकते हैं इसको हम आलोचनाओं में। अब हम इसकी अगर क्रिटिसाइज करें, इसकी आलोचना की बात करें, तो आज आलोचनाओं में देखेंगे सबसे पहले प्लेटो की जो शिक्षा योजना है अप्रजातांत्रिक है। अप्रजातांत्रिक का तात्पर्य है, सिंपली अगर हम बात करें तो ऐसी शिक्षा योजना है जो सभी को समान रूप से उपलब्ध नहीं होती। ऐसी शिक्षा योजना जो केवल संरक्षक वर्ग के लिए है। देखिए यहाँ पर और मैं स्पष्ट कर देता हूं, जब हम गार्जियन क्लास की बात करते हैं, संरक्षक वर्ग की बात करते हैं, तो आपने देखा आदर्श राज्य में 3 वर्ग होते हैं, जैसा हमने बताया। एक तो उत्पादक वर्ग होता है, सैनिक वर्ग होता है, शासक वर्ग होता है। तो प्लेटो शासक और सैनिक वर्ग को संरक्षक वर्ग कहता है, गार्जियन क्लास कहता है, क्योंकि इन दोनों वर्गों की जिम्मेदारी, इन दोनों वर्गों का कार्य समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो प्लेटो केवल और केवल आप देखेंगे संरक्षक वर्ग के लिए शिक्षा योजना की बात करता है, उत्पादक वर्ग को शिक्षा से दूर रखता है। वो कहता है 20 वर्ष के बाद उनके पास शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, वो केवल और केवल उत्पादन का कार्य करें, केवल और केवल निर्माण का कार्य करें, राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो कहीं ना कहीं जो प्लेटो की शिक्षा योजना है प्रजातांत्रिक है, यानी एक तरह से हम बात करें तो एंटी डेमोक्रेटिक है। दूसरा अगर हम देखें तो स्वतंत्रता विरोधी। स्वतंत्रता विरोधी यानी प्रत्येक व्यक्ति को यहां पर अपनी इच्छानुसार शिक्षा ग्रहण करने का, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अगर एक बार आप फेल हो गए 20 वर्ष की आयु में, तो दोबारा आपको परीक्षा में बैठने का अधिकार नहीं है, फिर आपको उत्पादक वर्ग में जाना ही पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे स्वतंत्रता विरोधी, व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार शिक्षा को या अपनी इच्छानुसार कैरियर को, व्यवसाय को चुनने का अधिकार नहीं है। प्लेटो अपनी शिक्षा में कहीं ना कहीं साहित्य की उपेक्षा करता है, विज्ञान की बात करता है, कला की बात करता है, तर्क की बात करता है, दर्शन की बात करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें लिटरेचर को ओवरलुक करता है, साहित्य की उपेक्षा करता है और अधिनायक तंत्र को बढ़ावा देता है। अधिनायक तंत्र यानी डिक्टेटरशिप को बढ़ावा देता है। वो कहता है 50 वर्ष की आयु के बाद जो व्यक्ति दार्शनिक राजा बनेगा वो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होगा। वो ऐसा मानता है कि दार्शनिक राजा इतना श्रेष्ठ होगा, इतना नैतिक होगा, इतना संयमी होगा कि इस पर किसी प्रकार के बंधन की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के नियम की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो अपने दार्शनिक राजा को ऐसी खुली छूट देता है जिससे कहीं ना कहीं अधिनायक तंत्र को, एक डिक्टेटरशिप को बढ़ावा देने की संभावना हो जाती है या अधिनायक तंत्र स्थापित होने की संभावना बनती है। जो लास्ट है आप देखेंगे अत्यधिक लंबी शिक्षा योजना। अब जन्म से लेकर 50 वर्ष तक शिक्षा की बात करता हो तो वास्तव में बहुत लंबी शिक्षा योजना है। इतनी लंबी शिक्षा योजना व्यवहारिक नहीं है, अव्यवहारिक है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। तो इस आधार पर भी इसकी हम आलोचना कर सकते हैं कि प्लेटो की शिक्षा योजना है अत्यधिक लंबी शिक्षा योजना है। इसके बाद हम महत्व की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं शिक्षा योजना, शिक्षा व्यवस्था तो समाज का महत्वपूर्ण आधार होती है। शिक्षा के आधार पर, शिक्षा के माध्यम से ही हम समाज का निर्माण करते हैं। प्लेटो ने शिक्षा की बात, शिक्षा के महत्व की बात करते हुए कहा है कि शिक्षा वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम नागरिकों का चारित्रिक, मानसिक और व्यावसायिक विकास करते हैं। शिक्षा ही वह माध्यम जिसके माध्यम समाज से समस्याओं का हम अंत कर सकते हैं और शिक्षा के माध्यम से ही वो आदर्श राज्य की स्थापना करने का प्रयास करता है। इसलिए शिक्षा, प्लेटो की शिक्षा योजना है वो अत्यंत व्यवहारिक है और चरित्र निर्माण पर बल देता है, क्योंकि अगर नागरिक चरित्रवान होंगे, व्यक्ति चरित्रवान होंगे तो राज्य भी लगभग तमाम तरह कष्ट से मुक्त हो जाएगा। इसलिए जो प्लेटो की शिक्षा योजना है अब वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा योजना है और अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है, क्योंकि यह प्लेटो के संदर्भ में आदर्श राज्य